प्रेस बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्यखंड के 7वें पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। यह पाठ पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है या रचित है। आइए देखते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, साक्षी मतलब गवाह, दिवाकर मतलब सूर्य, निर्मल मतलब स्वच्छ, कीर्ति मतलब यश, निशाकर मतलब चंद्रमा, विजय घोष मतलब विजय की घोषणाएं, रणगर्जन मतलब युद्ध गर्जन। आइए इसका संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। कवि कहता है कि भारत सदियों से गौरवशाली रहा है। इस देश के अतुलनीय प्रताप का साक्षी स्वयं सूर्यदेव हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और निशाकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी जिसके निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर सब जगह देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और ये आकाश के अनेकों तारों के समूह भी इस देश के वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, और इस देश के जो पूर्वज थे उनके विजय के घोष और युद्ध गर्जन, विजय की घोषणाएं और युद्ध के गर्जन को यह आकाश अनेकों बार सुन चुका है। तो बच्चों एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। हिंदी व्याख्या लिखेंगे। कवि कहता है कि भारत सदियों से गौरवशाली है। इसके अतुलनीय प्रताप का साक्षी स्वयं सूर्यदेव हैं। चंद्रमा इसकी निर्मल कीर्ति को घूम घूम करके सब जगह देख चुका है। ये आकाश के अनेकों तारों के समूह भी इस देश के वैभव और ऐश्वर्य को देख चुके हैं। हमारे देश के यानी भारत देश के जो पूर्वज थे उनके विजय की घोषणाएं और युद्ध के गर्जन को भी यह आकाश अनेकों बार सुन चुका है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य हो जाएगा भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस वीर, गुण ओज हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। अब आइए इसके भी कठिन शब्द को कुछ देख लेते हैं। कठिन शब्द में आपका हो जाएगा दिव्य। दिव्य मतलब होता अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक। सकल, सकल मतलब संपूर्ण। अविरल मतलब लगातार। सत्य रूप हिमगिरिवर तो मतलब होता है सत्य रूप वाला श्रेष्ठ हिमालय। वक्षस्थल मतलब सीना। अब आइए संदर्भ और प्रसंग आप पूर्ववत लिखेंगे। लिखिए इसका व्याख्या देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके देश दिव्य देश का मस्तक, और जिनके देश यानी हमारे पूर्वजों का जो देश है भारत, भारत देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और जिनके विजय के गीतों से आज तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं। यानी हमारे पूर्वजों के विजय के गीतों से आज तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और जिनकी महिमा का गवाही आज भी सत्य स्वरूप हिमालय दे रहा है।
उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और भारत भूमि बहुत ही विस्तृत है और जिसके विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बना बना करके उतरा करते थे। पुनः एक बार देख लीजिए कि भारत देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। हमारे पूर्वजों के विजय के गीत आज तक भी सभी दिशाओं में गूंज रहे हैं और इनकी महिमा यानी जिनकी महिमा का गवाही आज भी सत्य स्वरूप हिमालय या श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। भारत भूमि अति विस्तृत है, अत्यधिक विशाल है और इसके इस वक्षस्थल पर यानी उसके सीने पर विभिन्न देशों के विमान समूह बना बना करके उतरा करते थे। आइए काव्य सौंदर्य भी वही है सब कुछ। भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, रसवीर, शैली भावात्मक, गुण ओज, छंद अनुप्रास। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। तीसरा है सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इसमें भी आप कठिन शब्द को देख लीजिए। अगणित शब्द आया है। अगणित मतलब अनगिनत। अर्णव पोत मतलब होता है समुद्री जहाज। प्रमुदित मतलब प्रसन्न चित्त। भूमंडल मतलब पृथ्वी। निशिवासर मतलब दिन रात। संदर्भ पूर्ववत पहले की तरह और प्रसंग भी पहले की तरह। अब आइए व्याख्या देखते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर। भारत देश में समुद्र भी बहुत हैं और उनकी सेवा में किसकी सेवा में? उनकी सेवा यानी हमारे पूर्वजों की सेवा में ये समुद्र भी लगे रहते थे। वह अपनी छाती पर, सागर निज छाती पर जिनके यानी हमारे पूर्वजों की सेवा में समुद्र भी तैयार रहते थे। वह अपनी छाती पर असंख्यों जहाज़ों को उठा करके प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के पहुंचाया करते थे प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और वह प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्थित समस्त या सभी बंदरगाहों तक पहुंचाया करते थे। जहां पानी के जहाज ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो जो हमारे पूर्वजों की सेवा में वो लगे रहते थे, तैयार रहते थे। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को उठा करके प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक किनारे से दूसरे किनारे पर स्थित बंदरगाहों पर पहुंचाया करते थे। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। और इस देश में दिन रात बहती हुई नदियां या नदियों की धारा, इस देश में दिन रात बहने वाली नदियों की धारा मानो उन पूर्वजों के यशोगान गाती रहती हैं। ठीक है, दिन रात बहने वाली ये नदियां भी ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों के यश की गान करती रहती हैं, यशोगान करती रहती हैं। धन्य थे वे हमारे पूर्वज। ठीक है, वे लोग हमारे पूर्वज जो थे धन्य थे कि जिनके यश के गान ये नदियां भी करती थीं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और अगर तुम कभी कहता है कि उसे विश्वास है कि आज भी अगर उन पूर्वजों के चरणों के निशान को ढूंढा जाए तो उन सागर के तटों पर उनके चरणों के निशान मिल जाएंगे। आशा यह है कि अगर आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिल जाएगा। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि कहता है कि हमारे देश में जो समुद्र हैं वह भी पूर्वजों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को उठा करके प्रसन्नचित्त होकर के प्रसन्नता के साथ एक पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक यानी बंदरगाहों तक पहुंचाया करते थे।
और हमारे पूर्वजों का यशों का गान ये नदियाँ भी, दिन रात बहने वाली नदियाँ भी गाती रहती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि दिन रात बहने वाली नदियाँ भी हमारे पूर्वजों के यशों का गान करती रहती हैं। अगर उनके चरणों के निशान को तुम ढूंढोगे तो इन तटों पर उनके पैरों के निशान अवश्य मिलेंगे। आशय कवि का यह है कि यदि हम उनका यानी अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो हमको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। एक बार पुनः इसका केवल अर्थ समझ लीजिए कि हमारे देश के समुद्र हमारे पूर्वजों की सेवा में लगे रहते थे। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान यानी बंदरगाह तक पहुंचाया करते थे। और हमारे पूर्वज ऐसे थे कि दिन रात बहने वाली नदियां भी उनके यशों का गान करती रहती थीं। उनके चरणों के निशान यदि तुम ढूंढो तो तुम्हें उनके तटों पर उनके चरणों के निशान अवश्य मिलेंगे। तात्पर्य यह है कवि को विश्वास है कि अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। अब आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य भी आपका भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रसबीर, छंद, ओज हो जाएगा गुण, यानी गुण हो जाएगा ओज, अलंकार हो जाएगा इसमें भी उपमा और रूपक। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तन में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं। देखिए, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा मतलब भूमध्य रेखा या कल्पित रेखा जो पृथ्वी के मानचित्र बीचों बीच है, जो पृथ्वी के मानचित्र में ठीक बीचों बीच है, यानी पूर्व पश्चिम में है। वासी मतलब निवासी, अनुराग मतलब प्रेम, अलौकिक मतलब दिव्य। ध्रुववासी, ध्रुववासी मतलब ध्रुव प्रदेश का रहने वाला। तम मतलब अंधकार। इसका संदर्भ आप वही लिखेंगे, पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, यही बात बताया गया है। यानी प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, उसे छोड़कर वह कहीं जाना पसंद नहीं करता। पुनः एक बार सुन लीजिए, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो कहते हैं जो भूमध्य रेखा का निवासी है, जो भूमध्य रेखा का निवासी है वहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है। वह गर्मी से के कारण हाँफ हाँफ कर, वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। फिर भी वह उस स्थान रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। फिर भी वह अपने उस स्थान से, उस मातृभूमि से अलौकिक प्रेम रखने के कारण वह गर्मी छोड़कर ठंडे प्रदेश में जाना पसंद नहीं करता है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है काँप काँप कर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है काँप काँप कर, जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है जहाँ हमेशा गर्मी पड़ती है और भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ भी वह काँप काँप करके जी लेता है, अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु उस ठंड से घबराकर गर्म प्रदेश में नहीं जाता। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और वह भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम होता है, और वह अपने देश की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। एक बार इसको पुनः समझ लीजिए। विश्वत रेखा का वासी जो, यानी कवि कहते हैं कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत कर देता है,
लेकिन वह स्थान यानी गर्मी के कारण उस स्थान को छोड़कर ठंडे प्रदेश में नहीं जाता। वह भी अपनी मातृभूमि यानी रखता है अनुराग अलौकिक। वह भी अपने मातृभूमि से असाधारण प्रेम रखता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जीता है, जी लेता है कांप कांप कर। और जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है वह सदा बर्फ पर जमी रहती है या ठंड बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ भी वह कांप कांप करके ठंड के कारण कांप कांप करके जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु उससे घबरा करके किसी गर्म प्रदेश में नहीं जाता है। उसे वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों इसको लिखेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे व्याख्या हेडिंग डाल करके कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर ठंडे प्रदेश में नहीं जाता है। वह भी अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम रखता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। ध्रुव प्रदेश का जो मनुष्य रहने वाला है वह हमेशा बर्फ और ठंड के कारण उस स्थान को छोड़कर उस यानी जो ध्रुव प्रदेश का रहने वाला मनुष्य है वह भी ठंड भयंकर सर्दी के कारण उस स्थान में ठंड के कारण कांप कांप करके जी लेता है, अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, परंतु उस ठंड प्रदेश को छोड़कर कहीं गर्म प्रदेश में नहीं जाता है। उसे भी अपनी मातृभूमि से अतुल प्रेम है और वह अपने देश की रक्षा के लिए उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। बच्चों इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य भी वही है जो पहले वाले में था, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।